हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां हम आज पढ़ेंगे पूर्वावलोकन पॉलिटी का। जैसा कि आपको पता है, मेरा और आपका हम लोग दोनों का है बीपीएससी का एग्ज़ाम, इसलिए हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करेंगे। ये है पार्ट 12 वीडियो पॉलिटी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। पहले ही हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में, कि लोकसभा क्या है। सांसद आज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लोकसभा पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होती हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 250, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 की एक, आप एक ट्रिक सुने होंगे, सरला, जिसमें स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा है। ठीक है, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 आर्टिकल पे है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क और ख में क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से तथा राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अधिक प्रतिनिधियों कुल 250 से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अतः इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्यों करते हैं। अनुच्छेद 80 के 5 के अनुसार राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, हाँ। नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नहीं। और प्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, हाँ। एक सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी वही सोच रहे, डी होगा एक से अधिक, डी हो जाए एक से अधिक, क्योंकि हमारा 2 सही है और एक गलत है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक और प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होने की कोई विषय नहीं है। लोकसभा जो है ना, भंग हो सकता है, समाप्त हो सकता है, स्थगित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्यसभा नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते प्रत्येक
6 वर्ष के लिए, क्योंकि 2-2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो 3 बार में टोटल होंगे, 3 बार में टोटल होंगे, तो हो जाएगा 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा आजीवन सदस्य, राज्यसभा सदस्य आजीवन नहीं, उसका 6 साल में थी हो जाता है, विघट चुनाव फिर से होता है, 6 साल ही उनका सदस्यता रहता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश नहीं, अवकाश क्या होता है, ये हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। गलत। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन संपत्ति के मामले में राज्य शक्ति विहीन है। बिल्कुल सही। धन संपत्ति में कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा को। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा, बिल्कुल नहीं, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है। हमसे पूछ रहा नहीं है, तो यही तो आंसर होगा। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक पारित करना होता है। हाँ देखो, धन विधेयक पर लोकसभा द्वारा जो विधेयक होता है राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन के लिए होता है। 14 दिन के भीतर उसे ना पारित करना होता है धन विधेयक को। अगर नहीं पारित कर रहा है नहीं, तो फिर न उसे अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। हाँ, ये भी कर सकती है, लेकिन धन विधेयक की शुरुआत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिश सहित लोकसभा को वापस करनी होगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया था। कब किसमें किया गया था? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया था। 352 किससे है? आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। ठीक है, ये कहा गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर नहीं, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार। बिल्कुल सही, उनके क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या। हमें देखें, हम भारत के लोग हैं, हम गणतंत्र हैं, हमारे अंदर लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुना जाता है सरकार, यानी कि जनसंख्या पर डिपेंड करता है, उनके राजस्व के अनुपात पर नहीं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में। देखिए, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस में दिया हुआ है? तो संविधान की अनुसूची 4वीं अनुसूची में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे। वह दिन जब संसद कोई कार्य नहीं करता, बिल्कुल नहीं। निलंबित प्रस्ताव गलत। स्थगन काल गलत। देखिए प्रश्नोत्तर सर, और जो भारतीय मीडिया की देन है शून्यकाल। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न काल सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल। प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन 8, साढ़े 8 से 9 बजे के मध्य जिस महत्वपूर्ण विषयों को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न कोई भी विकल्प सही नहीं है। लेकिन शून्यकाल तो सही है। ओह सॉरी, प्रश्नोत्तर काल नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको प्रश्नोत्तर काल भी कह सकते हैं ना। ओह सॉरी, प्रश्नोत्तर काल में क्या है? प्रश्न काल सभा पत्र पर रखे जाने तत्काल प्रश्न है तथा सूचीबद्ध कार्यों के संबंध में शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। प्रश्नकाल के बाद जो है ना शून्यकाल आता है। अच्छा, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, इसलिए प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सदन को आहूत करना का अर्थ दीक्षांत है? नहीं, आहूत करना मतलब बुलाना होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। सदन का सत्रावसान करना, इसमें है क्या? क्वेश्चन ही सही नहीं, क्या पूछ रहा है? सदन कौन करता है? दीक्षांत क्या कर कौन रहा है? इसके बारे में कुछ सही से बता ही नहीं रहा, इसलिए इस आंसर क्वेश्चन ही सही नहीं है। यह प्रश्न भारतीय संसद विधानमंडल की प्रमुख प्रक्रिया आह्वान, स्थगन और सत्रावसान विघटन से संबंधित है। इस प्रश्न में हिंदी संस्करण के अनुसार कथन 1 और 3 सही है तथा कथन 2, 4 गलत है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष, सभापति उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। साथ ही स्थगन के द्वारा सदन को निश्चित या अनिश्चित काल में स्थगित किया जाता है। इसे सत्र का अंत या सत्रावसान नहीं होता है, वस्तुतः सत्रावसान से सत्र का अंत होता है। नोट: प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में कथन 2 में दिया गया है कि प्रोगेशन इन अ सेशन, अतः सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, जो कि सही है। अतः अंग्रेजी संस्करण के आधार पर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है, लेकिन हिंदी में नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। संसद के सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए गलत। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं।
ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिसे दोनों सदनों में मतभेद हो। हाँ, जब दोनों सदनों में मतभेद होता है किसी चीज़ पर तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक के संदर्भ में ही लागू होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तथा यदि वह अनुपस्थित रहता है तो उस राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक का आयोजन अनुच्छेद 118(3) के अधीन बनाए गए संयुक्त बैठक के नियमों से संचालित होता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति 1/10 होता है संयुक्त अधिवेशन की। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्यों को लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कुल 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियंस हैं और राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है 12 सदस्य को जो कि न साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि से संबंधित होते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 या अधिक सदस्य का नामांकित कर सकेगा। ठीक है। और देखिए 104वां संविधान संशोधन है ना, 104वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत न जो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, उसका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न के संदर्भ में इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर विकल्प भी था। तथापि 104वां संविधान संशोधन 2019 की अनुसूचित होकर प्रभावी होने पर 25 जनवरी 2020 के पश्चात से अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है। अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 को। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित? संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। सत्रावसान यानी सत्र समाप्त होने के समय। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद सत्रावसान के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आज का टॉपिक तो समाप्त हुआ। आज फिर हम दूसरा वीडियो बना देंगे और लेकिन आज अभी के लिए ये टॉपिक समाप्त हो गया, इसलिए ये वीडियो भी ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।